बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज के प्रोग्राम में हम मुल्क के अहम शहरों से जुड़ी चंद बड़ी और तवज्जो तलब खबरों का जायजा लेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे कराची के औरंगी टाउन में सरकारी जमीनों पर मुबैना कब्जे की, जाली लीजिंग और केएमसी अफसरान और लैंड माफिया की मिली भगत के हवाले से काफी अहम इंकशाफात हुए हैं। आपको बताएं कि जाली तरीके से 27 दुकानें लीज कराने का मामला मंजर आम पर आया है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा कराची फरीद आलम। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे मुल्तान के वासा के उस अहम फैसले पर जहां 1 अरब 80 करोड़ रुपए के बिजली वाजबात के दबाव के बाद शहर के बड़े डिस्पोजल स्टेशंस को तेजी से सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जा रहा है। सूरज मियानी में सोलर पैनल्स की तनसीब मुकम्मल हो चुकी है। तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे जहीर अब्बास। जबकि प्रोग्राम के आखिर में हम रुख करेंगे सिंध हुकूमत की जेल इस्लाहात के उस बड़े मंसूबे की तरफ जहां 1000 खाली आसामियों पर भर्तियों, 6000 नई पोस्ट, जेलों में जदीद सीसीटीवी कैमरे, सख्त सिक्योरिटी दरवाजों और दीवारों की मजबूती से लेकर कैदियों की बहाली और हुनर सिखाने के प्रोग्राम तक कई अहम फैसले किए गए हैं। मजीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे जाहिद कोकर। तो नाजरीन, अब हम बात करेंगे कराची के औरंगी टाउन में सामने आने वाले एक बड़े स्कैंडल की, जहां मुबैना तौर पर रिफाही जमीनों पर जाली लीजें जारी की गईं, 27 दुकानें बनाई गईं और मजीद जमीन पर कब्जे की कोशिश भी की गई है। केएमसी ने मामला सिंध हाई कोर्ट तक पहुंचा दिया है, मगर सवाल यह है कि यह जालसाजी कैसे हुई और किसने की। आइए करते हैं इस अहम मामले की तह तक जाने की कोशिश। हमारे साथ मौजूद हैं फरीद आलम। फरीद, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आखिर औरंगी टाउन के रिफाही प्लॉट्स पर जाली लीजें जारी होने का ये सिलसिला जो है, ये कब से और कैसे शुरू हुआ? जी बिल्कुल, औरंगी टाउन प्रोजेक्ट क्योंकि ये कराची में एक बड़ी कच्ची आबादी था। जब ये केएमसी के ज़ेरे इंतज़ाम आया तो उस वक़्त से ही यहाँ पर जाली लीज़ें बनाने का सिलसिला जारी है। लेकिन चंद साल पहले एक साबिक़ डायरेक्टर के दौर में इनमें बड़ी तेज़ी आई और हज़ारों की तादाद में जाली लीज़ें की गई, जिसकी शिकायत पर गुज़िश्ता चंद बरसों कबल नैब की जानिब से भी इस पर तहकीकात शुरू की गई और नैब की जानिब से वक्तन फ़वक्तन औरंगी प्रोजेक्ट के साबिक डायरेक्टर से समेत और रिकॉर्ड भी तलब किया जाता रहा है। अच्छा। हालिया दिनों में भी कुछ ऐसे ही वाक़यात हुए, लेकिन मौजूदा मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से, क्योंकि उनकी जानिब से सख्त तरीन अहकामात है कि ज़मीन पर किसी सूरत में भी कब्ज़ा ना करने दी जाए, ज़मीन की मिल्कियत के जाली डॉक्यूमेंट्स ना बनने दिए जाएँ। तो ये मामला अब थोड़ा सा ठंडा हुआ है, लेकिन क्योंकि औरंगी प्रोजेक्ट के अफसरान को मुफ्त का पैसा जो है मुँह लगा हुआ है, तो वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते कि अपनी जेबें ना भरी जा सके। इसी हवाले से गुज़िश्ता दिनों एक ऐसा अनोखा वाक़या पेश आया है औरंगी प्रोजेक्ट में कि औरंगी प्रोजेक्ट का सेक्टर 11 की ST6 है, ये एक रफ़ाई प्लॉट है। इस रफ़ाई प्लॉट पे औरंगी प्रोजेक्ट के अफसरान ने कब्ज़ा माफिया के साथ मिलकर जाली दस्तावेज़ात बनाई, जाली लेआउट प्लान बनाया, जाली लेआउट प्लान और उन दस्तावेज़ात की मदद से एक नए डायरेक्टर से जो वहाँ पर तैनात हुए थे उनसे वो जो दुकानें हैं लीज़ करा ली, जबकि वो रफ़ाई प्लॉट थे। जो मुकम्मल तौर पर रफ़ाई इलाका है, रफ़ाई प्लॉट थे। उस रफ़ाई प्लॉट को जालसाजी के ज़रिए कमर्शियल ज़ाहिर किया गया और ज़ाहिर करने के बाद वहाँ पर 40 के करीब 40 जो थी दुकानें निकाली गई। 40 दुकानें निकालने के बाद उनके डॉक्यूमेंट जाली बनाए गए और जाली डॉक्यूमेंट के ज़रिए वो तमाम 40 में से 27 दुकानें लीज़ करा ली गई। अच्छा। जब ये दुकानें लीज हुई तो शोर उठा। जब शोर उठा तो इसकी तहकीकात उसी डायरेक्टर ने दोबारा उस तहकीकात शुरू की गई कि ये जो दुकानें उन्होंने लीज़ की है कि इस पर शोर क्यों उठ रहा है, क्यों मीडिया भी शोर मचा रहा है, क्यों दीगर जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो दीगर मुलाजमीन हैं, उनकी जानिब से क्यों शोर मचाया जा रहा है। जब इस बात की तहकीकात की गई तो ये साबित हुआ कि कब्ज़ा माफिया के साथ मिल के औरंगी प्रोजेक्ट के बाज़ अफसरान जो एक साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर औरंगी टाउन के दस्ते राज थे, उन सब ने मिलकर औरंगी प्रोजेक्ट के दस्तावेज़ात जाली बनाए। यानी कि फरीद, ये जो 27 दुकानों की लीज जालसाजी से जारी होने का जो दावा किया गया है, इसके अंदर केएमसी और औरंगी प्रोजेक्ट के अफसरान बराह रास्त शामिल थे। इस हवाले से सबूत भी सामने आए हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल, देखें जी बिल्कुल, औरंगी प्रोजेक्ट के अफसरान की मिली भगत से किसी भी ज़मीन के औरंगी टाउन में जाली कागज़ नहीं बन सकते। इसी तरह कराची की जो मुख्तलिफ ज़मीनें KDA को मिलाए बगैर उसके जाली कागजात नहीं बन सकते, क्योंकि वो जाली कागजात बनते ही इदारों के अंदर हैं।
ठीक। वो तमाम के तमाम जो फॉर्मेट इस्तेमाल होता है वो इदारों का फॉर्मेट इस्तेमाल किया जाता है, इदारे के कंप्यूटर से ही बनते हैं, इदारे की प्रिंटर से प्रिंट होके बाहर निकलते हैं, बस उसके ऊपर जो उसकी नंबरिंग होती है, जो उस पर दस्तखत किए जाते हैं, जो उस पर मोहरें लगाई जाती हैं, वो तमाम की तमाम फेक होती हैं। इसी तरह इस माफिया ने यह किया कि औरंगी टाउन सेक्टर 11 की ST6 जो कि रफाई प्लॉट था उसको कमर्शियल जाहिर किया, उसके लिए बाकायदा एक फेक लेआउट प्लान बनाया। अच्छा। प्लान भी बनाया गया, उस नक्शे की मदद से नए प्रोजेक्ट डायरेक्टर को वो लीजें पेश की गई कि ये कमर्शियल प्लॉट है, इस पे 40 दुकानें, इनको इन 27 दुकानों को KMC जो है साबिक इंतजामिया अलॉट कर चुकी थी, लिहाजा इनकी लीजें करा दी जाएं। जब वो लीजें हो गई तो ज़राए हमारे बताते हैं कि वहाँ पर फी दुकान 40 लाख रुपए से लेकर 70 लाख रुपए तक फरोख्त कर दी गई। जब इस सारे मामले का इल्म प्रोजेक्ट जी बिल्कुल 40 से 70 लाख रुपए तक फरोख्त की गई। जब इस मामले पे शोर उठा, जब ये बात मेयर कराची तक पहुंची तो मेयर कराची ने उस पर सख्त बरहमी का मुजाहरा करते हुए फौरी तौर पर एक तहकीकाती कमेटी बनाई और प्रोजेक्ट डायरेक्टर को हिदायत की कि इस पूरे मामले की छानबीन की जाए। ये अगर प्लाट रफाई प्लॉट था, इस पर जाली लीजें की गई है तो उनको कैंसिल किया जाए। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने जब इसकी तहकीकात की गई, ये वही प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं जिनकी दस्तखत से ये दुकानें लीज हुई हैं। अच्छा। उन्होंने ही दोबारा तहकीकात की। फैसल रिजवी ने जब ये तहकीकात साबित हो गई कि जालसाजी की गई है तो फैसल रिजवी ने एक दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में जमा कराई और उसमें ये बात को तस्लीम किया कि KMC औरंगी प्रोजेक्ट की जानिब से ये जाली गलत लीजें कर दी गई हैं, ये रफाई प्लाट है, ये लीजें जालसाजी से कराई गई हैं। उन्होंने वहाँ पर ओरिजिनल नक्शा भी पेश किया, जो ओरिजिनल लेआउट प्लान है औरंगी टाउन का, उस ST का, जिसमें वो देखा जा सकता है कि ST6 रफाई प्लॉट है। उस नक्शे के साथ तमाम डॉक्यूमेंट लगा के सिंध हाई कोर्ट में 27 दुकानों की मनसूखी के लिए एक दरख्वास्त दायर कर दी है। ये सबसे बड़ा सबूत है कि औरंगी प्रोजेक्ट के अंदर आज भी बाज़ अफसरान का जो ग्रुप है वो मुनज़्ज़म साजिश के ज़रिए औरंगी टाउन के जो कमर्शियल रिहायशी और रफाई प्लॉट्स हैं उनको अपने मज़मूम मकासद के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए कमर्शियल बना के हमारे ज़राए हमें ये बताते हैं कि अफसर जो थे उन पर लैंड माफिया की जानिब से दबाव डाला जा रहा था। क्या ये बात दुरुस्त है और किस किस्म का दबाव डाला जा रहा था? क्या ये दबाव बाकायदा धमकियों की शक्ल में था या फिर सियासी पुष्टपनाही की बात की जा रही है? देखिए, जिस प्लॉट पे अफसरान पे दबाव डाला जा रहा है वो सेक्टर 10 है औरंगी टाउन का, ST13 है। ये भी एक पब्लिक वेलफेयर सेंटर का ये प्लॉट है। 4000 गज का ये प्लॉट है। उस प्लॉट को बाइफिकेट करके 1-1000 गज के 4 प्लॉट बनाए गए। उन प्लॉट बनाने के बाद उनको लीज कराने के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर पर दबाव डाला जा रहा था। औरंगी टाउन के बाद अफसरान पर दबाव डाला जा रहा है कि इस रफाई प्लॉट को कमर्शियल बना के लीज कर दी जाए। लेकिन जो साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, जो अब ओहदे पे नहीं है, उनको ओहदे से हटा दिया गया है। अच्छा। उन्होंने उस लीज करने से उनको मना कर दिया था, जिसके बाद उनको संगीन धमकियां भी दी गई। लेकिन क्योंकि मेयर कराची, देखिए मेयर कराची मुर्तज़ा वाब इस वक्त शहर में बैठे हुए हैं और वो काम करना चाहते हैं। वो KMC की ज़मीनों को महफूज बनाने के लिए बहुत सारे इक़दाम कर, उन्हीं इक़दाम की वजह से आज औरंगी टाउन समेत KMC की जो दीगर इलाकों में ज़मीनें काफ़ी महफूज समझी जा रही है। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं क्योंकि देखिए घर को आग लग रही है घर के चिराग से। अगर अफसरान ईमानदार हो, अफसरान चाहे तो औरंगी टाउन की अरबों रुपए की जो ज़मीन है उस पर कब्जा ना हो। आज भी औरंगी टाउन के कई सौ प्लॉट रफाई प्लॉट्स हैं, कोई रिहायशी प्लॉट्स हैं जिनको कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है रफाई प्लॉट पे। तो क्या KMC ने जाली लीज के इजरा में जो मुलव्वस एहलकार थे उनके खिलाफ कोई महकमाना कार्रवाई शुरू की, कोई सजाएं दी गई? जी अभी तक तो किसी अफसर के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन नैब की जानिब से एक इंक्वायरी चल रही है जिसके अभी हाल ही में 2 नोटिस KMC औरंगी प्रोजेक्ट को सर्व हुए हैं, जिसमें औरंगी टाउन प्रोजेक्ट से तमाम प्लॉटों की और लीज़ों के बारे में तफसीलात तलब की गई हैं, दस्तावेज़ात तलब की गई हैं। कुछ अफसरान को भी वहाँ पर तलब किया गया है उनसे बयान रिकॉर्ड कराने के लिए। लेकिन औरंगी टाउन में एक मुनज़्ज़म माफिया, जो लैंड माफिया, एक मशहूर लैंड माफिया जिसके साथ मिलकर ये काम किया जा रहा है, चंद रोज़ कबल उसी लैंड माफिया के हवाले से जो है नैब ने भी एक लेटर जारी किया था जिसमें उसको लैंड माफिया, जो पहले साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर के फोकल पर्सन के तौर पे काम कर रहे थे। आप हैरत अंगेज़ बात देखें कि लैंड माफिया है और वो साबिक औरंगी प्रोजेक्ट डायरेक्टर का फोकल पर्सन था। ये सब कहानी औरंगी प्रोजेक्ट से चल रही है। औरंगी प्रोजेक्ट के अफसरान अब तक अरबों रुपए की ज़मीन ठिकाने लगा चुके हैं। लेकिन अब थोड़ा सा मामला हमें बदलता हुआ नज़र आ रहा है। तहकीकात शुरू हो गई है। ये 27 दुकानें सिर्फ एक तरफ है, एक ST13,
एक तरफ है सेक्टर 10 की, इसके अलावा दर्जनों ऐसे रफाई प्लॉट्स हैं जिनको शादी हाल में कन्वर्ट कर दिया गया है। वहाँ पर शादी हाल बने हुए दर्जनों प्लॉट्स हैं जिसके ऊपर पेट्रोल पंप चलाए जा रहे हैं, शॉपिंग प्लाजा चलाए जा रहे हैं। ये तमाम के तमाम प्लाट रिहायशी और रफाई प्लॉट हैं। की बात कर रहे हैं, ST6 की भी बात अगर की जाए तो वहां पर भी तो काफी हेर फेर की गई है। तो किस तरह से मुमकिन हुई है इतनी ज्यादा हेर फेर? वहां पे भी सारा जो है ये मामला है हमें सामने दिखाई दे रहा है। जी ST13 के ऊपर तो ये 40 दुकानें बना दी गई, रफाई प्लॉट था। हाँ। 40 दुकानें बनाने के बाद 27 दुकानें लीज करा ली गई। हैरत अंगेज तौर पे ये तमाम लीज का प्रोसेस होता रहा और किसी को कानो कान खबर नहीं। उसकी वजह यही थी कि औरंगी प्रोजेक्ट के जो अपने अफसरान थे वो उनकी मुकम्मल पुष्ट पनाही कर रहे थे, क्योंकि उनको उसके एवज में भारी मुँह मुआवजा मिल रहा था। उस मुआवजे के एवज उन्होंने अपने फराइज से गद्दारी की और गद्दारी करने के बाद अपने प्रोजेक्ट की जो जमीन है वो लैंड माफिया के हवाले कर दी। उनकी पुष्ट पनाही करते हुए जाली डॉक्यूमेंट्स को असली डॉक्यूमेंट बताया और असली बताने के बाद उस पर लीज करा ली। देखें यहाँ पर इतना मुनज़्ज़म माफिया है कि ना सिर्फ वो जाली डॉक्यूमेंट्स बना रहा है बल्कि जाली नक्शे तक बना रहे हैं। औरंगी टाउन के जाली नक्शे तक है। एक साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर जब उनको यहाँ से हटाया गया ज़मीनों की हेर फेर के इल्ज़ाम में, तो जाते वक्त यहाँ से अपने साथ पूरे औरंगी प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड ही साथ लेके चले गए। वो रिकॉर्ड तक औरंगी प्रोजेक्ट में अभी मौजूद नहीं है, दोबारा मुरतब किया जा रहा है। तो इतनी वीकनेस है इस सिस्टम के अंदर। ज़मीनों के जहाँ मामलात होते हैं वो मामलात में लैंड माफिया ने तमाम के तमाम अफसरान को अपने साथ मिलाया हुआ, उनकी हर मराद, उनकी हर मांग को पूरा किया जा रहा है। यही वजह है कि सवाल जो बार बार मेरे माइंड में आता है और मुझे समझ ही नहीं आती है, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट पहले ही ये करार दे चुकी है कि रिफाई प्लॉट्स कमर्शियल इस्तेमाल में नहीं लाए जा सकते हैं। और इस चीज का जिक्र बारहा हमने अपने प्रोग्राम्स में भी किया है कि चाहे रिफाही प्लॉट्स हों या फिर रिहायशी प्लॉट्स हों, उन्हें कमर्शियलाइज नहीं किया जा सकता। फिर भी इस फैसले की खिलाफ वर्जियां हमें क्यों आए दिन देखने को मिलती हैं और कैसे हो जाती हैं ये? देखिए, यहाँ तो खिलाफवर्जी नहीं की है, यहाँ तो पूरा का पूरा नक्शा ही चेंज कर दिया। रफाई प्लाट को सिंध हाईकोर्ट के अहकामात है कि आप जमीन का इस्तेमाल तब्दील नहीं हो सकता, तो यहाँ तो उन्होंने पूरा नक्शा ही पलट दिया। वो जो नया नक्शा जाली बनाया गया उसमें रफाई प्लाट को कमर्शियल प्लॉट दिखाया गया। कमर्शियल प्लॉट दिखाने के बाद 40 दुकानें बना दी गई और उनको उनमें से 27 दुकानों को लीज करा लिया गया। अगर वो ये रफाई प्लाट बताते तो उस पर कमर्शियल लीज तो हो ही नहीं सकती थी। आज भी औरंगी टाउन में यह माफिया काम कर रहा है। रफाई प्लाटों पर कौड़ियों के मोल वो रफाई प्लॉट लिए गए और उनको जालसाजी के जरिए ओरिजिनल मास्टर प्लान में से निकालने के बाद उनको एक फेक जो लेआउट प्लान है उसके अंदर कमर्शियल बनाया जा रहा है, ताकि वो महंगे दामों फरोख्त किया जा सके या वहां पर कमर्शियल प्लाजा बनाया जा सके या उसको रिफाई प्लाट ST13 का जिसका आपने जिक्र किया है, जब उसके हवाले से जाली कमर्शियल लीजों का मंसूबा जो था वो बनाया जा रहा था, जब इसका पता चला तो क्या इस मंसूबे को वक्त पर रोका गया था कि नहीं रोका गया था? नहीं रोका गया ना, लीज हो गई बाकायदा। ये दुकानें लीज हो गई। साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर के फोकल पर्सन जो कि खुद लैंड माफिया के कारिंदे बने हुए थे, जो खुद लैंड माफिया के नाम से मशहूर है वहाँ पर, उनके जरिए वो प्लाट का नक्शा बनाया गया। ये तो मौजूदा जो इससे पहले साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, एक बार हमारे साथ प्रोग्राम में भी वो शरीक हो सके औरंगी टाउन के, तो उन्होंने जब इस चीज़ को पकड़ा, हालांकि उन्होंने ही वो उन दुकानों की लीज भी दी है, अपनी ही लीज हाथ से दस्तखत की हुई लीज़ों को उन्होंने खुद हाई कोर्ट में जाके दरख्वास्त दी है कि मुझसे गलती हुई है, मुझसे जालसाजी के जरिए ये रफाई प्लाट पे दुकानें कमर्शियल जाहिर करके लीज करा ली गई हैं। लेकिन उसके साथ साथ देखना ये पड़ेगा कि औरंगी प्रोजेक्ट के जो अफसरान हैं उनमें से कितने अफसरान हैं जिनके ताने बाने जाके लैंड माफिया से मिलते हैं, कितने अफसरान हैं जो इसके एवज अपनी जेबें भर चुके हैं। इनकी प्रॉपर्टी को चेक किया जाए, इनके बैंक बैलेंस चेक किए जाए, इनके जो रिश्तेदार हैं उनके खातों को भी चेक किया जाए, किस रिश्तेदार के नाम पे कितने प्लॉट हैं। औरंगी टाउन के अंदर ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके नाम पर 28 प्लॉट है। एक साहब के पास तो 100 से भी ज़्यादा प्लॉट उनके नाम पे प्लॉट है। ये कि जबकि ये कच्ची आबादी है, इसमें कानून ये होता है कि कच्ची आबादी में अगर कब्जे की बुनियाद पे कि मैं पहले से वहाँ पर रह रहा हूँ तो मैं एक दरख्वास्त देता हूँ एक्सचेंज को जाके कि मैं गुज़िश्ता 10 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ, पानी और बिजली के बिल मेरे नाम पे आते हैं, लिहाजा इस प्लॉट को मेरे नाम पे अलॉट कर दिया जाए। तो उस शख्स को ज़िंदगी में एक प्लॉट अलॉट किया जाता है, वो भी ज़ाती इस्तेमाल के लिए। लेकिन औरंगी प्रोजेक्ट में ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके पास 30 प्लॉट है, किसी के पास 40 प्लॉट है, किसी के पास 12 प्लॉट है, एक साहब के पास तो 100 से ज़्यादा प्लॉट हैं।
तो अच्छा फरीद, ये सारी एक बड़ा अहम बंदरगाह सवाल मुझे ये बताइए कि जब आप इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो क्या मुतल्लिका किसी अफसर से आपने बात करने की कोशिश की, उन्हें दावत दी कि आए यहाँ के हमारे प्रोग्राम में बैठें और इस चीज को क्लैरिफाई करें ताकि कल को आपको हमारे ऊपर कोई केस ना करना पड़ जाए? ऑलरेडी हम केसेस को फेस कर रहे हैं। नहीं, हम पे तो क्या केस करेंगे? खुद प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने कोर्ट में दरखास्त दी है कि मुझसे जाली लीजें हुई हैं, तो ये हम पे क्या केस करेंगे? केस तो उल्टा इन्हीं लोगों पे बनना चाहिए कि ये पूरी लीजें कर रहे थे और लीजें करते वक्त इन्होंने इस बात का ख्याल क्यों नहीं रखा कि ये दस्तावेजात असली है कि नकली हैं। क्योंकि अगर कोई प्रोजेक्ट डायरेक्टर किसी दुकान को लीज करता है और उसके बाद खुद जाके मुद्दई भी बन जाता है कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, मुझसे जालसाजी कराई गई है, तो वो फिर अहलियत नहीं रखता था कि वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने। जब उनके इल्म में ये बात आ गई थी कि जाली नक्शा बनाया गया है, रिफाई प्लाट को जाली नक्शे में कमर्शियल प्लॉट दिखाया गया, तो जिस अफसर ने उसको वेरीफाई किया था, जिस अफसर ने उसकी तस्दीक की थी कि यह कमर्शियल प्लॉट है, उन सबको नौकरियों से बर्खास्त करना चाहिए। उन सब की इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद एंटी करप्शन में या नैब के अंदर ये केस भेजा जाए ताकि वो और मजीद इसकी तहकीकात करें, ताकि औरंगी टाउन की जो ज़मीनें किसी तरह महफूज हो सकें। इस वक्त औरंगी टाउन की ज़मीनें महफूज नहीं है। मेयर कराची की जानिब से जितना हो सकता है वो करते हैं, लेकिन तो फरीद, जिस तरह से आप हमें बता रहे हैं जाली नक्शे तैयार किए जा रहे हैं, जाली कागजात तैयार किए जा रहे हैं, तो अव्वल तो ये कैसे हो गए हैं? चले मान लिया मिली भगत से हो गए, ठीक है, बात समझ आ गई, लेकिन क्या हुकूमत के पास ऐसी जालसाजी रोकने का कोई मंसूबा, कोई मजबूत मैकेनिज्म मौजूद नहीं है ताकि इसको रोका जा सके? देखें, हुकूमत के पास जालसाजी रोकने का मैकेनिज्म तो उन्हीं के अफसरान होते हैं, वही अफसरान होते हैं, वही मुलाजमीन होते हैं। जब कोई सी चीज़ का नक्शा हम पास कराने के लिए जाते हैं किसी डिपार्टमेंट में, तो उसकी तस्दीक करता है। जैसे अगर मैं किसी जगह कोई अपने प्लॉट है मेरा 100 गज का, मैं उसमें नक्शा मकान का बनाना चाहता हूँ, तो मैं KDA जाता हूँ, KDA से एक फॉरवर्डिंग लेटर SBCA को जाता है कि ये प्लॉट नंबर जो है रिहायशी प्लॉट है, ये फला मालिक है, इसको नक्शे की इजाज़त दी जाए या इसका नक्शा मंजूर कर लिया जाए। इसी तरह जब औरंगी टाउन से कोई नक्शा बनता है तो प्लॉट पे मकान बनाना चाहता है तो औरंगी प्रोजेक्ट उसको वेरीफाई करता है, उसके बाद SBCA जाता है। लेकिन जो वेरीफाई करने वाले ही लोग बेईमान हो तो आप क्या करेंगे? वो सबके सब मिले हुए थे। जब ये तस्दीकी अमल में आया तो जो अफसरान उसके साथ मिले हुए थे उन सब ने उसकी तस्दीक की कि यही असली नक्शा है, ये कमर्शियल प्लॉट है। हालांकि वो प्लॉट पुराने नक्शे के अंदर KDA का जो पुराना 1972 का 73 का नक्शा है उसके अंदर रफाई प्लॉट था, और रफाई प्लॉट को आप चेंज किसी सूरत में कर ही नहीं सकते। रफाई प्लॉट जो होता है पब्लिक बिल्डिंग हो, डिस्पेंसरी हो, स्कूल हो, पार्क हो या मदरसा हो या प्ले ग्राउंड हो, ये प्लॉट्स कभी भी इनके इस्तेमाल को तब्दील नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने क्या किया कि पूरा नक्शा ही गायब कर दिया और नया नक्शा लाके रख दिया। उस नक्शे के एवज में उन्होंने नक्शे लीजें पास करा ली, लेकिन जो अमल अच्छा फरीद, एक आखिरी सवाल है मेरा, क्योंकि हमारे पास प्रोग्राम का टाइम शॉर्ट है। मुझे ये बताएं कि आखिर में मैं सिर्फ आपसे यही पूछना चाहूंगी कि मामला तो खुल के सामने आ गया, ठीक है, अवाम को कैसे यकीन दिलाया जाएगा कि मुस्तकबिल में ये जो रिफाई ज़मीनें हैं कब्जा माफिया का शिकार नहीं होंगी? KMC इस बारे में क्या कोई हिकमत अमली अपना रही है ताकि इस तरह के मामला ना देखने को मिले? जी, मेयर कराची की जानिब से तो वाज़ेह अहकामात है कि किसी किस्म की जालसाजी नहीं की जाए। जो ज़मीन है उसको, जो KMC की मिल्कियत ज़मीन है उसको महफूज बनाया जाए, जालसाजों और कब्ज़ा माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। कार्रवाइयाँ हो भी रही हैं, लेकिन देखिए ऐसा मैकेनिज़्म पाकिस्तान में बनना तो मुमकिन नहीं है। इस मैकेनिज़्म को बनाने के लिए आपको क्लर्क से लेके डायरेक्टर तक जो 20-21 ग्रेड का अफसरान है इन सबको घर भेजना पड़ेगा। इन सबके घर के किचन जो है बहुत बड़े हो गए, इन सबके आदतें बहुत ख़राब हो गई। इनको ईद बकरीद की शादी जो शॉपिंग होती है वो लंदन और अमेरिका और दुबई में करना होती है, तो उसके लिए तो इनको बेईमानी करना ज़रूरी है। जब तक ये बेईमानी नहीं करेंगे इनकी ख्वाहिशात पूरी हो नहीं सकती। तो ये कहना तो क़ब्ल वक्त होगा कि ऐसा कोई मैकेनिज़्म हो। ऐसा कोई मैकेनिज़्म दावों तक तो है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कोई भी सिस्टम कराची के किसी भी इदारे में एग्जिस्ट नहीं करता जिसके तहत ज़मीनों को महफूज बना लिया जाए। इवन ये कि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कंप्यूटराइज रिकॉर्ड बनाया हुआ है उसमें भी हेर फेर हो रही है। तो आप किस तरफ जाएंगी? क्योंकि देखिए कंप्यूटर में भी इंदराज मैंने ही करना है। अगर मैं गलत इंदराज करूंगा तो कंप्यूटर ने गलत इंदराज ही बताना है। तो इन अफसरान का एहतसाब होना ज़रूरी है। इन अफसरान का जब तक कड़ा एहतसाब नहीं होगा, 20-25 अफसरान की नौकरियां ख़त्म नहीं होंगी, 20-25 अफसरान जेलों का रुख नहीं करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज जब्त नहीं होंगी, इनकी ग्रेजुएटी, इनकी जो पेंशन है ठीक बात की है, इनका कड़साब होना बहुत ज़रूरी है। फरीद, नाजरीन, रिफाई प्लॉट्स अवाम की अमानत होते हैं, लेकिन जब इन्हीं ज़मीनों पर कब्जा, जालसाजी और मिली भगत के इल्ज़ामात लगेंगे ना तो सवाल उठते हैं
कि इस शहर का असल वारिस कौन है। उम्मीद है अदालत और इदारे मिलकर इस मामले को मंतकी अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करेंगे मुल्तान के वासा की नाकाबिले यकीन सूरत हाल पर, जहां इदारा मैप्को का 1 अरब 80 करोड़ रुपए का नादहिंदा निकला है। लेकिन साथ ही बिजली के बढ़ते खर्च पर काबू पाने के लिए वासा ने एक बड़ा फैसला भी कर लिया है, डिस्पोजल स्टेशंस को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का। ये फैसला कितने मसाइल हल करेगा और कितने नए सवालात खड़े करेगा, आइए की कोशिश करते हैं। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा मुल्तान ज़हीर अब्बास ने। ज़हीर, सबसे पहले तो ये बताइए ना कि वासा इतना बड़ा इदारा है और इतना बड़ा नादहिंदा कैसे बन गया वो? जी शुक्रिया फरजाना। अगर बात की जाए मैप्को के नादहिंदा होने की, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि इनका जो टैरिफ था मादी में वो इंतहाई कम था। दीगर शहरों के मुकाबले में, जिस तरह लाहौर है, फैसलाबाद है, वहाँ पर जो वासा का टैरिफ था वो मुल्तान की निस्बत ज़्यादा था। यहाँ पर इंतहाई ना होने के बराबर जो है इनकी रिकवरी होती थी। कभी 3 करोड़ महीने की, कभी 4 करोड़ रिकवरी वाटर सप्लाई और सीवरेज के बिलों से होती थी। तो वो तमाम तर जितने भी स्टाफ के इन मुलाजमीन हैं, जो उनके रिटायर मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाहों और पेंशन में ही पैसे चले जाते थे। तो इन्हें हुकूमत से जो है वो अपने अखराजात पूरे करने के लिए ग्रांट जो है वो मंजूर करवाना पड़ती थी। उसी से जो बिजली के वाजबात है वो अदा किए जाते थे। कभी हुकूमत की तरफ से 10 करोड़ दे दिए जाते थे, कभी 15 करोड़ दे दिए जाते थे। तो जो अखराजात बिजली के हैं, जो बकाया जाते, वो लगते लगते मामला जो है वो 3 अरब तक पहुंच गया था। अभी ये जो 1 अरब 80 करोड़ की बात है, इसमें कुछ बकाया जात जो है वो इन्होंने खत्म करवाए हैं मैप्को से। इन्होंने बाकायदा तौर पर मैप्को काम के साथ मीटिंग की हैं। इनका फोकल पर्सन जो है वो एक अफसर को, एक्सीएन को बनाया गया था। तो वो मुसलसल कोशिशों के बाद जो है वो 1 अरब 80 करोड़ रुपए जो है उस पर तय पाया कि ये बकाया जात हम पहले अदा बगाए करते रहे, तो ये हमारा जो एक्चुअल बिल है वो इतना है। बाकी जो रनिंग, जो करंट बिल जिसको कहते हैं, वो तो वासा अब अदा कर रहा है, क्योंकि इनका टैरिफ जब बढ़ा है तो टैरिफ बढ़ने से इनकी रिकवरी जो है वो 20 करोड़ से लेके 25 करोड़ के दरमियान है। कभी 23 करोड़ रिकवरी हो रही है महीने की, कभी 24 करोड़। जब से इनकी रिकवरी बढ़ी है तो उस वक्त के बाद से इन्होंने प्रॉपर जो है वो बिलिंग जो वो शुरू कर दी है कि वो अदा, जो जितना भी बिल होता है वो अदा कर दिया जाता है मैप्को को। लेकिन जो बकाया जाते 3 अरब में से 1 अरब 80 करोड़ पे जो है वो अदा किए जाएंगे, तो ये वाजबात अभी तक जमा क्यों नहीं करवाए जा सके हैं? जी वो साफ जाहिर है, हुकूमत अगर फंड मुयसर करेगी, इन्हें अगर ग्रांट मिलेगी तो ये अदा कर पाएंगे। जो इनकी सेल्फ इनकम है, जो कि रिकवरी है, आपको पता वाटर सप्लाई बिलों से पैसे आ रहे हैं, साथ साथ जो सीवरेज के बिल हैं वहां से पैसे आ रहे हैं। उसके अलावा इनकी कुछ इमलाक है वासा की, उसको नीलामी पे दिया जाता है। तो ये जो सेल्फ इनकम है, इससे सारे अखराजात पूरे किए जाते हैं, चाहे वो फ्यूल के अखराजात हों, तनख्वाहों के अखराजात हों, मुलाजमीन की पेंशन के अखराजात हों, या फिर इस तरह जो बिल वगैरह है, जिस तरह ये मैप्को का बिल है, तो ये तमाम तरह अखराजात जो है वो यहाँ से पूरे करने की कोशिश की जाती है। बकाया माजी में क्योंकि टैरिफ थोड़ा था, तो इनके पास जो सेल्फ इनकम थी वो इंतहाई ना होने के बराबर होती थी। तो यही वजह है कि मादी में वासा मौजूदा जो दौर है इससे ज्यादा माली बहरान का शिकार रहता था। तो वासा मुल्तान की जानब से पंजाब हुकूमत को बार बार लिखा जाता बिजली के बिलों की अदायगी के लिए कोई मंसूबा बंदी ही मौजूद नहीं थी। जी जी बिल्कुल साफ जाहिर है, उनके पास सेल्फ इनकम उतनी थी नहीं। अब वाजबा जो बकाया जाते वो इतने हो चुके हैं कि यकमुश्त अभी भी वासा जो है वो अदा करने से कासिर है। यही वजह है कि वो किस्तों में जो है वो अदायगी जो है उन्होंने शुरू कर रखी है, जिसके बाद उम्मीद यही की जा रही है कि अब जिस तरह रिकवरी बेहतर हुई है तो वासा ने जो मैप्को के वाजबात देने हैं वो अनकरीब जो है वो आने वाले कुछ महीनों में वो क्लियर कर लिए जाएंगे। दूसरी जानब जब पंजाब हुकूमत ने देखा कि यहाँ पर काफी ज्यादा मसाइल है, बिजली के अखराजात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो उन्होंने महकमा तवानाई पंजाब ने जो है वो वासा के कुछ जो डिस्पोजल स्टेशन है
उस पर जो है वो सोलर पैनल नस्ब करने का जो है वो जो तजवीज़ दी गई थी वासा मुल्तान की जानब से, उसको तस्लीम किया। और इब्तदाई तौर पर सूरज मियानी डिस्पोजल स्टेशन है मुल्तान का, बड़े डिस्पोजल स्टेशन में उसका शुमार होता है, वहां पर सोलर पैनल जो है वो नस्ब कर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी जो है वो बात है, मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी। एक तरफ 1 अरब 80 करोड़ रुपए के नादहिंदा है और दूसरी जानिब डिस्पोजल स्टेशन को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया है, तो जो सोलर एनर्जी के लिए जो सोलर प्लेट्स लगाई जाएंगी उसके लिए भी तो आखिर पैसे चाहिए। आप पहले उसको अप्लाई करेंगे, पूरा प्लान बनाएंगे, आखिर उन वो सोलर प्लेट्स जब आएंगी उनको लगाया जाएगा तो वो पैसा कहां से आएगा? आपको लगता है कि ये मतलब ये उनके नजदीक ये माली बहरान का फौरी हल दिया है उन्होंने? नहीं, फौरी हल तो नहीं है साहब, जरा फौरी हल तो इसे किसी सूरत नहीं कहा जा सकता। आपको याद होगा कि हमने कुछ अर्सा पहले भी कुछ इसी तरह के प्रोग्राम किए थे जिसमें मुख्तलिफ इदारों को सोलर पैनल पर शिफ्ट करने के लिए ताकि बिजली के भारी भरकम बिलों से निजात हासिल की जा सके। उसमें हमने स्कूल को डिस्कस किया था, साथ साथ महकमा औकाफ को डिस्कस किया था। तो महकमा तवानाई पंजाब जो है वो अपने वसाइल से, अपने फंड से जो है वो मुख्तलिफ इदारों को सोलर पैनल जो है वो नस्ब करके देता है, जिसके बाद उम्मीद यही की जाती है कि बिजली का जो खर्च है वो कम होगा। लेकिन अगर मादी की मिसालें देखी जाएं तो जिस तरह महकमा औकाफ की हमने स्टोरी की थी, आपको याद होगा कि 6 करोड़ रुपए से जायद के सोलर पैनल जो है वो मुल्तान के कलाकोना कासम बाग पर मज़ारात को बिजली फराहम करने के लिए नस्ब किए गए थे। मगर उनकी तनसीब के 4 साल गुजरने के बाद भी उनको फंक्शनल नहीं किया गया। अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि उनके ग्रीन मीटर तो जो है उसका डिमांड नोटिस भी वो भरने का दावा किया गया, लेकिन ग्रीन मीटर जो है वो लगे नहीं, जिसके बायस जो है वो सोलर पैनल फंक्शनल नहीं हुए थे। अब सूरत हाल ये है कि जितने भी सोलर पैनल हैं वो उतार लिए गए कि ताकि चोरी से उसे बचाया जाए। यहाँ भी ये होता है, आपको पता है कि हमने ये भी एक स्टोरी की थी कि जो सरकारी स्कूल है जनूबी पंजाब के, वहां से करोड़ों रुपए लागत के जो सोलर पैनल हैं जो उजाला प्रोग्राम के तहत स्कूलों में नस्ब किए गए थे वो चोरी कर लिए गए हैं। तो चोरी से बचाने के लिए महकमा औकाफ ने जो पहले नस्ब किए हैं उसको उतार लिया गया है। अब जो वासा की अगर बात करें तो वासा ने सूरज मियानी में 1 साल कबल जो है वो सोलर पैनल नस्ब किए थे, मगर 1 साल का अरसा गुजरने के बावजूद अभी तक उसको फंक्शनल नहीं किया जा सका। इसी तरह जो दीगर 5 बड़े जो डिस्पोजल स्टेशन है वहां पर अब सोलर पैनल नस्ब किए जा रहे हैं। तो 1 महीने तक वासा काम की जानिब से कहा जा रहा है कि सोलर पैनल जो वहां पर तो सोलर पैनल की तनसीब का काम मुकम्मल हो चुका है, तो फिर उससे फाल क्यों नहीं किया जा सका? तो क्या अगर वो फाल हो जाता है उससे बिलों में फौरी कमी नजर आना भी शुरू हो जाएगी? नहीं, यहां पे थोड़ा सा इमाम है। इमाम क्या है कि वासा के जो टोटल डिस्पोजल स्टेशन है छोटे बड़े उनकी तादाद है 31। ठीक है। इसी तरह इनके जो वाटर सप्लाई के ये ट्यूबवेल जिसको जो पानी फराहम करते हैं वासा वाले, तो 84 के करीब ट्यूबवेल हैं। ज्यादा करें साफ ज़ाहिर है वो भी बिजली पे चल रहे हैं। इसी तरह जो छोटे बाकी 26-27 जो डिस्पोजल स्टेशन होंगे जहां पे सोलर पैनल नस्ब नहीं होंगे वो तो उसी तरह बिजली पे चलते रहेंगे या फ्यूल पे चलते रहेंगे, तो वहां पे अखराजात जो है उतने कम नहीं होंगे। वासा की तरफ से तो दावा किया जा रहा है कि खातर कमी जो है वो बिजली के बिलों में आएगी, लेकिन हकीकी सूरत हाल ऐसी दिखाई नहीं दे रही। साफ इतना बड़ा नेटवर्क है वासा का अगर सीवरेज की बात की जाए तो सीवरेज का तकरीबन जो है वो 2300 किलोमीटर का नेटवर्क है वासा का। इसी तरह अगर बात की जाए वाटर सप्लाई की तो वाटर सप्लाई का इनका 1488 किलोमीटर का नेटवर्क है। साफ उसको मुसलसल रनिंग में रखने के लिए जो सीवरेज की निकासी है, आपका जो सिलसिला है, आपको पता है कि भारी मशीनरी होती है, उसको चलाने के लिए भी बिजली का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर बिजली चली जाती है तो उनको जो है वो डीजल पे चलाया जाता, पेट्रोल पे चलाया जाता है, फ्यूल पे चलाया जाता है। इसी तरह अगर वो सोलर पैनल नस्ब होंगे तो सोलर पैनल तो सिर्फ 5 डिस्पोजल स्टेशन पर नस्ब होंगे। तो दीगर जो इनके अब देखें मुल्तान शहर का जो सबसे बड़ा जो 5 बड़े डिस्पोजल स्टेशन को कहा जा रहा है कि एक शहर के वस्त में वो सोलर पर मुंतकिल कर दिया जाएगा, ये जो ऐलान किया जा रहा है, आपको लगता है कि ये टाइम फ्रेम वाकई एप्लीकेबल है और इसी टाइम फ्रेम के अंदर इनको लगा दिया जाएगा? जी, सोलर पैनल की जो तनसीब है वो तो 1 माह में हो जाएगी, 1 माह नहीं तो 1.5 माह में हो जाएगी। ठीक है। लेकिन असल मसला वही है कि इनको फंक्शन कब किया जाएगा। महकमा औकाफ के तो 4 साल बाद भी फंक्शनल नहीं हुए। इसी तरह जो स्कूल में लगाए गए वो चोरी हो गए। तो एक तो इन्हें चोरी से भी बचाना है, दूसरी जानब इनको फंक्शनल भी करना है। ये कड़ा इम्तिहान होगा कि वासा भी अगर महकमा औकाफ के नक्शे कदम पे चली सीधा हल यही है ना कि आप उसे फंक्शनल कर दें। जब फंक्शनल होगा तो चोरी के इम्कानात बहुत ही 0% रह जाते हैं।
जी वही बात कर रहा हूँ ना कि अगर फंक्शनल नहीं होंगे तो साफ ज़ाहिर चोरी का खतरा भी होगा। जिस तरह महकमा औकाफ ने जो मदारात को बिजली फराहम करने के लिए सोलर पैनल नस्ब किए थे वो चालू हो नहीं सके, तो उन्होंने उसे चोरी से बचाने के लिए। नाज़रीन, सोलर एनर्जी पर मुंतकली एक मुस्बत कदम तो जरूर है, मगर 1 अरब 80 करोड़ के वाजबात अपनी जगह जूं के तूं खड़े हैं। सवाल यह है कि क्या ये इकदामात वासा का माली बोझ कम करने के लिए काफी साबित होंगे या ये सिर्फ वक्ती रिलीफ है। आने वाले महीने इस फैसले की कामयाबी या नाकामी का तयन करेंगे। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करेंगे सिंध हुकूमत की जेलों के लिए बनाए गए मेगा प्लान पर, जिसमें 1000 खाली आसामियों पर भर्तियां, 6000 नई पोस्ट, सीसीटीवी की तनसीब, आईटी सेंटर, सिक्योरिटी अपग्रेडेशन और कैदियों की बहाली के बड़े इकदाम शामिल हैं। सवाल यह है कि क्या ये इस्लाहात वाकई ही हमारे जेल सिस्टम को बदल देंगी या ये मंसूबा भी फाइलों तक ही महदूद रह जाएगा। मजीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा कराची जाहिद खोखर ने। जाहिद, सबसे पहला और सबसे अहम सवाल मुझे ये बताइए कि जेल इस्लाहात का ये जो मेगा प्लान है ये इतने अरसे बाद क्यों लाया गया है? अगर इसकी इतनी ज़रूरत थी तो असल रुकावट क्या थी कि पहले ये मेगा प्लान नहीं लाया गया? थैंक यू सो मच। देर से ही दुरुस्त आए वाली बात हो गई है, क्योंकि जेल के अंदर मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ वज़ीर भी रहे हैं और उनकी अपनी पॉलिसी होगी। और हकीकत ये है कि जेल एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर जो कैदी हैं, कुछ भी हो, कुछ के ऊपर जो मुकदमात हैं वो दुरुस्त होते हैं, कुछ पे जो है गलत तरीके से भी होते हैं। बहरहाल उनको सहूलियात जो है आलमी मयार की सहूलियात या उनके इंसानी हुकूक़ का ख्याल रखना चाहिए। इस वक्त के जो मौजूदा सूबाई वज़ीर हैं हाजी अली हसन जरदारी, उन्होंने उनके पास जब ये कलमदान आया तो उन्होंने तमाम मामलात किए और ख़ास तौर पर जो कवानीन में तब्दीली के हवाले से भी कोशिशें की। अब जाके वो दुरुस्त सिमत में एक चीज़ चली है जिसको हाईलाइट करना ज़रूरी है। और अब ये एक मसवदा तैयार किया गया है जिसमें कहा गया है कि अब चूँकि जेलों के अंदर इस्लाहत लानी जाए, कैदियों को अपनी सहूलियात दी जाएँ, कैदियों को जो हुकूक हैं उनके आइन के अंदर, कानून के अंदर उनको दिए जाएँ। पूरी दुनिया के जो आलमी कवानीन हैं वो भी कैदियों के हुकूक की बात करते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़, हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से काम करते हैं। तो अब सिंध के अंदर, और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि ख़ास तौर पर जो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का ज़्यादा अरसा भी जेल के अंदर रहा है, तो उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि कैदियों के साथ कौन से मसाइल हैं और उनको कौन से हुकूक मिलने चाहिए, और इसी तसलसल में ये तमाम मामलात हुए। अब जो मसवदा है वो तैयार किया गया है, वज़ीर सिंध को ये जो है वो कापी भेजी गई है। उनको कहा गया कि अगर ये तमाम मामलात जो हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक जो कैदी हैं उनके हुकूक भी उनको मिल सकते हैं। जेलों के अंदर जो हालत पहले ख़राब थी अब हालत बेहतर हो सकती है। और भी मामला थे, क्योंकि ना कि जो जेल का अमला है वो भी पूरा नहीं है, कैदियों की तादाद ज़्यादा है और कई ऐसे मामलात हैं। और बिल्कुल जाहिद, अगर आप सिंध की 22 जेलों की ही बात करें ना तो वहाँ पर 30,000 कैदी हैं और उनको डील करने के लिए सिर्फ 6,000 का अमला मौजूद है। तो ये बड़ा खतरनाक रेशो है, इसको कब तक ठीक किया जा सकेगा? जी बिल्कुल, देखें 22 जेलें हैं। एक तो जेलों के अंदर जो कैपेसिटी है वो, एक तो गुंजाइश से ज़्यादा कैदी हैं, उनकी तोसी के हवाले से भी हम ज़रूर बताएंगे आपको। मगर जो 22 जेलें हैं उनमें इस वक्त 30,000 कैदी मौजूद हैं और आलमी कवानीन ये कहते हैं कि 4 कैदियों पर एक पुलिस एहलकार जो है वो मुकर्रर होना चाहिए। अच्छा। बदकिस्मती की बात है कि इस वक्त जो कैपेसिटी है, जो 6,000 एहलकार हैं पूरे सिंध के अंदर, अगर हम उनको डिवाइड करें तो 15 कैदियों पर एक एहलकार मौजूद है, तो नाकाफ़ी। आप समझे कि तस्वर करें कि 4 कैदियों पर एक एहलकार होना चाहिए, तो 15 कैदियों पर कितने एहलकार होने चाहिए, ये ज़रूर इस चीज़ को जो है हाईलाइट किया गया है। और अगर क्योंकि कैदियों, एक तो कैदी जो तादाद है उसके मुताबिक जो एहलकार हैं उनकी भी भर्ती हो जाए तो भी काफ़ी मामला हो सकते हैं। काफ़ी जेलों के अंदर कई सालों से इस तरह होता है कि जो पुराने कैदी थे उनसे मामला चलाए जाते थे, उनको
सिक्योरिटी पर रखा जाता था, या इवन जो उनकी सिक्योरिटी पुलिस एहलकार एक है तो कभी कभी वो ड्यूटी पर नहीं भी आता है, तो आप समझे कि 30 जो कैदियों पर एक पुलिस एहलकार होगा तो उसका बिहेवियर भी किस तरह से होता है और कैदियों की हालत किस तरह से हो सकती है। तो ये इन चीज़ों को एड्रेस किया गया है मेरे ख्याल से कि अब जो उन्होंने एक तो रिकमेंडेशंस भी दी गई हैं कि अब तादाद बढ़ाई जाए, ये भी कहा गया है वज़ीर आला सिंध को। अच्छा जाहिद, हम आपसे फर्दर ऑन कंटिन्यू करेंगे अभी मामले के ऊपर, क्योंकि बड़ा अहम इशू है। इसके ऊपर बात करने के लिए हमने राब्ता किया था सूबाई वजीर जेल खाना जात हाजी अली हसन जरदारी साहब से, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाजी साहब, क्या कहेंगे आप इस जेल रिफॉर्म्स के हवाले से जो सिंध हुकूमत लाने जा रही है? आपको लगता है कि ये जो मेगा प्लान है ये इफेक्टिव होगा और कारगर साबित होगा? इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे तो हमारे पास 22 जेल है, नफरी हमारे पास कई टोटल 6000 है, 28,000 कैदी है। मुसलसल सिंध गवर्नमेंट मेरी लीडरशिप के बीएन के मुताबिक मैं और गवर्नमेंट ऑफ सिंध मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि इनको इस्लाह घर बनाए, हुकूमत खाना ना बनाए। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी मिलेगी, और कुछ मैं काम कर चुका हूँ, अभी ये करने जा रहा हूँ इंशाअल्लाह। तो हाजी साहब ये बताइएगा कि जो मेगा प्लान बनने जा रहा है उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि करप्शन को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया जाएगा और उसके लिए मिनिस्टर व्हाट्सएप सेल भी बनाया जा रहा है। आपको लगता है कि ये एकदम वाकई ही उसको कंट्रोल कर लेगा और उस किस्म की कोई भी हमें प्रॉब्लम्स जो है वो आने वाले दिनों में फेस नहीं करनी पड़ेंगी? इंशाअल्लाह ताला मैंने लॉन्च कर दिए, व्हाट्सएप पे कंप्लेंट सेंटर बना दिए हैं, और ये मेगा प्रोजेक्ट है इसको मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। इंशाल्लाह करप्शन रुकी नहीं पर रोक दिए मैंने। बाकी इंशाल्लाह ताला आप दुआ करें कि हम कामयाब हो जाए। बिल्कुल, हमारी तो दुआ है। इस वक्त हमारे साथ जाहिद खोखर भी मौजूद हैं, काफ़ी उन्होंने इसके ऊपर जो है काम किया है। जाहिद, आप कोई सवाल करना चाहेंगे? जी 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 जाहिद साहब। जी बिल्कुल हाजी साहब, जिस तरह से ये एक तो मैं बात ज़रूर बताऊंगा कि आपको पता है कि आधी आधी रात को जो है हाजी साहब जेलों के दौरे करते हैं और कैदियों के मसाइल भी मालूम करते हैं। आपको ये भी बता दूं कि ये बताते नहीं हैं खुद, मगर मैं आपको बता रहा हूं कि खुद कई ऐसे कैदी हैं जिनको अपनी जेब से फ़ीस अदा करके, जो उनके पास वकील की नहीं होती, या इवन जो जुर्माने की फ़ीस अदा नहीं कर पाते, वो जो कैदी वो खुद जेब से दे के उनको रिहाई दिलाई है, ये मुझे बताया ज़ाती तौर पर। हाजी साहब, जिस तरह से मलीर में सान्या हुआ उसके बाद तो कार्रवाई अमल में लाई गई, अब क्या इस तरह की सिक्योरिटी के मामला किए गए हैं कि अब और किसी जेल में इस तरह का जो मामला है, वाक़या है, वो सामने ना आ सके? इंशाअल्लाह ताला हमने बड़ी कोशिश की है कि इन जेलों को हम सिक्योर करें। वो जो मरीज जेल ब्रेक हुआ था, मैंने आज भी आया था पास आउट पे, तो उन्होंने उसको लोगों को बताया कि अर्थक्वेक आ गया। जाहिर है अर्थक्वेक आ गया, 7,000 लोग थे, वो डर गए, बाहर आ गए, तो हमने उसको फिर भी कंट्रोल कर लिया और उनके जो जिम्मेवारान थे उन पे FIR भी काटी गई और कैदी भी तकरीबन सब वापस आ गए क्योंकि बड़े क्रिमिनल नहीं थे। इंशाल्लाह ताला आगे वाक़या नहीं होगा। भाई साहब, एक बड़ा अहम सवाल मैं आपसे करना चाह रही हूँ। मुझे सिर्फ ये बताइए कि कहा जा रहा है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है वो कराची में बनाया जाएगा, तो क्या तमाम जेलों की लाइव मॉनिटरिंग वहाँ से मुमकिन हो पाएगी? जी इंशाल्लाह ताला अब हमने ये शुरू किया है। कमांड एंड कंट्रोल कराची में भी रखेंगे और वहाँ से मैं अपने घर में भी लगाऊंगा कि मुझे पता हो। भाई साहब, आपका बड़कपन है, बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। वजीर जेल खाना जात हाजी अली हसन जरदारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अच्छा, एक और चीज़ है जाहिद, मुझे ये बताइए कि NGOs और इंडस्ट्रीज के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात भी की जा रही है, तो क्या इसका कोई वाज़ेह फ्रेमवर्क मौजूद है? जी बिल्कुल, उनको कहा गया है कि जिस तरह से इंडस्ट्री लोग जो हैं वो हायर भी करते हैं, मजदूरी के लिए काम भी वो करवाते हैं,
तो इसी स्किल्स के अंदर अगर ये जो कैदी हैं वो सीख जाएंगे तो फिर उनको उनका मुआवजा दिया जाएगा। कोई प्रोडक्ट है, कोई चीज़ है, वो फैक्ट्री सनतें बनवाती हैं किसी और से भी, तो वही चीज़ जो है वो कैदियों से बनवा लेंगी। कैदियों को वो जो वेजेस हैं उनके वो दिए जाएंगे। ये एक अच्छा कदम है कि कम से कम उनकी जो फाइनेंशियल या उनके जो घर वाले, क्योंकि वो कमाने के लिए कभी कमाने वाले एक आखिरी बड़ा अहम सवाल जाहिद, शॉर्ट आंसर दीजिएगा इसका। मुझे बताइए कि ये जो आईटी सिस्टम भी उसके अंदर अप्लाई करने जा रहे हैं, तो इस आईटी सिस्टम के तहत कैदियों और मुलाकातों का मुकम्मल डाटा रखा जाएगा, तो क्या ये जो डाटा है ये प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी दोनों को यकीनी बना सकेगा? जी बिल्कुल, ये भी बड़ा कदम है अगर इसमें कामयाब जाते हैं, क्योंकि एक तो कैदी जो क्रिमिनल हैं उनका रिकॉर्ड आ जाएगा कि ये कितनी मरतबा और कितने केसों में जेल आ चुका है। कई बाज़-औक़ात ऐसे कैदी होते हैं जिस तरह क्राइम करके वापस आके फिर जेलों में जाते रहते हैं, तो वो एक जो है आदि मुजरिम होते हैं, तो उनका रिकॉर्ड भी आ जाएगा। और उसके साथ साथ उनसे जो मुलाकाती हों, क्योंकि मुलाकाती भी कुछ ऐसे होते हैं जिस तरह से मैंने आप जिक्र किया कि वहाँ से क्राइम नेटवर्क को हेड करते हैं, तो उसका भी एक जो है ना देखा जाएगा कि रिलेटिव है नहीं है। तो एक अच्छा कदम है कि तमाम रिकॉर्ड हर कैदी का जो जेल के अंदर रह चुका है या अभी रह रहा है, तो उनका रिकॉर्ड मौजूद होगा, तो इससे आसानी हो जाएगी हुकूमत के लिए। वैसे भी उमूमी तौर पर और भी जितने क्राइम और टेररिज्म होती हैं, तो उसके लिए भी ये काम आ सकती है चीज़। बिल्कुल, देखा जाए नाजरीन तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है सिंध हुकूमत का। ये मेगा प्लान यकीनन बड़े इक़दामात पर मुश्तमिल है, मगर असल इम्तिहान इसकी अमली तकमील है। जेलों की सिक्योरिटी, निगरानी, शफाफियत और कैदियों की बहाली, ये सब उसी वक्त मुमकिन है जब इदारे संजीदगी से अपना किरदार अदा करेंगे। देखना यह है कि ये इस्लाहात हकीकत बन पाती हैं या फिर पूरे मंसूबे का अंजाम भी पहले की तजावीज़ जैसा ही होगा। नाजरीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।